दोस्तों नमस्कार। टीम थिंक एस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, ये अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति को लेकर भारत में उठ रहे नए विवाद, खासकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिस प्रकार की अलग अलग बातें उठ रही हैं नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के पूर्व, और अभी हाल फिलहाल में कुछ धार्मिक अलग अलग बातों को लेकर जो बातें वहां पे उठ रही हैं, आज उन्हीं मुद्दों को लेकर मैं अलीगढ़ के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। चर्चा का विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल में जो घटनाक्रम चल रहा है और आगामी आपके मई और जून में आप लोग के यूपीएससी और सीजीपीएससी के एग्जाम है, एक प्रारंभिक है तो एक मेंस है। इन दोनों ही अलग अलग सेगमेंट में ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण बनता है कि आखिर उच्च शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति संरक्षण पर जो नवीन समीक्षा का जो पुनरावलोकन करने की जो मैंने टॉपिक आज आपके सामने प्रस्तुत की है, इससे लेकर कई अलग अलग डायमेंशन से प्रश्न उठने की संभावना है। इन संभावनाओं को जानने के पहले हम थोड़ा समझते हैं कि अलीगढ़ के मुद्दे को लेकर इतनी बातें क्यों हुई और आखिर क्या ऐसे विवाद है जो अलीगढ़ विवाद के बाद पूरे भारत में याद रखेंगे अल्पसंख्यकों के अलग अलग मांगों को लेकर अलग अलग विचार प्रकट हो रहे हैं। चाहे वो सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली की बात हो, चाहे आपके वेल्लोर में क्रिश्चियन मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात हो, ये सारे वो कॉलेज हैं जो अनुच्छेद 330A के अंतर्गत अपने आप को निहित करके एक पृथक या एक कह सकते हो एक स्वायत्त शिक्षा को लाने की बात कहते हैं। क्योंकि इसका मैं पृष्ठभूमि बताने के पहले आपको थोड़ा सा इस चीज को हिंट करवा दूं कि आखिर अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 या अनुच्छेद 30(1), 30(2) और अलग अलग प्रकार की जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो आखिर देने का मूल प्रावधान क्या है और नई शिक्षा नीति के माध्यम से इसमें किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, ये भी जानने का विषय होगा। दोस्तों, भारत एक बहुधार्मिक देश है, एक बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी जो राज्यों का एक समुच्चय है, एक यूनियन है। और इस यूनियन में जब हम कहते हैं कि भारत राज्यों का संघ होगा, ना तो किसी राज्य को भारत से अलग होने की अनुमति है और ना ही किसी को अपने पूर्ण स्वायत्तता की बात है। ऐसे में जब जहां पर 3700 से अधिक भाषाएं बोली हो, जहां पर तमाम अलग अलग पंथ धर्म के उदय की बात होती है, तब वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी संस्कृति और शिक्षा के संरक्षण और संवर्धन का संवैधानिक जो अधिकार है वो प्रदान करना भारत के पूरे लोकतंत्र के सबसे खूबसूरत बात प्रस्तुत है। और मैं इसलिए ऐसा भी कह रहा हूं क्योंकि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में जिस प्रकार से प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक में अलग अलग प्रकार के संरक्षण की नीतियां बनाई गई है और उसे जो बदलते हुए स्वरूप है उसको जिस तरीके से उसे अडॉप्ट किया गया है, जिस तरीके से उसे परिपूर्ण किया गया है, उन्हीं को लेकर भारत एक सर्वश्रेष्ठ और दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक राष्ट्र बनता है। और इसी बात को लेकर जब बात उठी है और जो विगत फैसले आए, उस विगत फैसले के पूर्व हम जानते हैं कि आखिर वाकई में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय टॉप 10 विश्वविद्यालय में गिनती क्यों होती है और इसे एक अलग ही दर्जे के साथ भारत के धरोहर के रूप में हम क्यों देखते हैं। धरोहर को जानने के पहले मैं थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता दूं। जब भारत में वर्नाकुलर एक्ट लाने की बात कही गई, जब भारत में ब्रिटिश एजुकेशन को बेहतर तरीके से लाने की बात कही गई, तब सर सैयद अहमद ने लगभग 1870 के दौर में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अर्थात माओ कॉलेज की या मेयो कॉलेज की स्थापना की। ये स्थापना मूल रूप से जितने भी मुस्लिम धर्मावलंबी थे या उनके जितने स्कॉलर्स थे या जो छात्रगण थे, उन सबको आधुनिक ब्रिटिश एजुकेशन प्रोवाइड करने का एक पहला कदम था। ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि मुस्लिम समाज में इस एजुकेशन सिस्टम को लोकप्रिय बनाया। हालांकि 1820 आते आते तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ। नामकरण इसलिए भी हुआ क्योंकि एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कराया गया और माओ कॉलेज या जिसे हम लोग मेयो कॉलेज कहते हैं, मैं एक्चुअली माओ कॉलेज कहता हूं इसे MAO, तो माओ कॉलेज को बेसिकली AMU के रूप में बदल दिया गया और अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय की सर्वोच्च संस्था
केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों से ही बनी होगी, ये फैसला सुना दिया। शायद ये उस असहयोग आंदोलन के दौरान हुए परिवर्तनों में से सबसे बड़े परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। ये बात इसलिए भी कह रहा हूं मैं क्योंकि उस दौर पर जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जब अलग अलग और भी सांस्कृतिक और धार्मिक यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस की स्थापना हुई, उसी स्थापना के दौर में ये बात अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के रूप में कहीं ना कहीं दबे पिछले अब अलग एक स्वर के साथ पैदा हुआ। जो मेऊ या माओ कॉलेज आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया, उसकी वास्तविक जो नामकरण की संज्ञा थी वो 1920 में दे दी गई। हालांकि संविधान के बनने के बाद 1951 में मतलब 1951 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री गैर निर्वाचित कहो, ठीक है, 1951 में यह अधिनियम पारित किया कि मुस्लिम छात्रों के लिए अनिवार्य धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाएगी और केवल मुस्लिम सदस्यों के प्रतिनिधित्व का जो शब्द है उसे हटा दिया। अर्थात ये माना गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सिर्फ एक धर्म पंथ के आधार पर नहीं, अपितु संविधान के दृष्टिकोण से एक सार्वभौमिक सेक्युलर शिक्षा को लेकर बनाई गई संस्था के रूप में लाया जाए। शायद इन्हीं बातों को लेकर बाद में जब बातें आई तो बातों का थोड़ा आधार कुछ और बदला, और बदला कुछ इस तरीके से कि 1967 में एक केस आया जिसे एस अजीज बादशाह बनाम भारत संघ की बात कही गई। ये विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर क्योंकि जब ये मामले आए, इस मामलों के बाद याद रखेंगे अजीज बादशाह केस में ये स्पष्ट किया गया कि यह विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केंद्रीय कानून द्वारा स्थापित संस्था है, इसलिए इसे एक अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय या अल्पसंख्यक संस्थान नहीं कहा जा सकता। यह एक ऐसा माइलस्टोन डिसीजन था जिसके कारण से कई अलग अलग बातें भारत में आ गई। सेंट स्टीफन कॉलेज हो, क्रिश्चियन कॉलेज वेल्लोर हो और तमाम प्रकार के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें एक प्रश्न चिन्ह उठ गया था कि अल्पसंख्यक का दर्जा अर्थात 30A के अंतर्गत जो उन्हें अधिकार प्राप्त है वो अधिकार उनसे छीन लिए गए। शायद यही बात फिर से अभी कुछ दिनों बाद आई थी और विवाद का स्थिति बना हुआ था, परंतु उससे पहले हम थोड़ा और जानते हैं कि 1967 के बाद ये विवाद के बाद ये स्थितियां और क्या बनी। 1981 में संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए और इसकी पुनः परिभाषा प्रस्तुत की गई और इसे एक मुस्लिम समुदाय द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय कहा गया। मैं फिर कह रहा हूं, जब 1967 में बात कही गई तो 1967 में कहा गया कि यह केंद्रीय संचालित या केंद्रीय कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है, जिसे 1981 में पलटा गया और पुनः परिभाषित करते हुए कहा गया कि यह एक मुस्लिम समुदाय या अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है। यह कॉन्ट्रडिक्ट था जो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के बीच का टकराव का स्पष्ट उदाहरण था। 2005 में यह विवाद और गहराया। ये विवाद गहराने के कई अलग अलग कारण थे और जब 2005 में बात रखी गई कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पीजी के कोर्स चिकित्सा कोर्स में अपने पाठ्यक्रम के कुल संख्या में 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित की, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और फैसला कुछ इस तरीके से हुआ कि मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम पर या अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय के नाम पर कोई भी विश्वविद्यालय अपनी आरक्षण की नीति स्वयं घोषित नहीं कर सकती। और ये बात यह हुआ इस तरीके से कि जो 50% की जो सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए अलॉट की गई थी, इसे पूर्ण रूप से असंवैधानिक करार दिया। ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आने के बाद इस तरीके से विवादित होने का फिर से एक आधार बन गया कि वास्तविक में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत बनाई व्यवस्था है कि मुस्लिमों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है या अल्पसंख्यक के अंतर्गत आने वाले 30(1) या 30(a) के अंतर्गत ये अपनी स्थितियां स्पष्ट कर पाएंगे या 32 का इन्हें संरक्षण प्राप्त होगा या अलग अलग जो आधार दिए गए अल्पसंख्यकों के शिक्षा, चिकित्सा और उनके संस्कृति को लेकर
वो कब तक और किस तरीके से मॉल्ड किया जाएगा। बाद में ये मामला 2006 में पुनः भारत सरकार और विश्वविद्यालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ये कई दशकों तक या कई वर्षों तक ये मामला कहीं ना कहीं पेंडिंग रहा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीश की पीठ ने अजीत भाषा निर्णय को 7 न्यायाधीश पीठ के पुनर्विचार के लिए भेज दिया। ये 7 जजों की बेंच ने जब 2024 में अपने निर्णय सुनाए तब कहीं ना कहीं कई ऐसे विवाद पैदा हो गए कि वास्तविक में केंद्रीय जो अनुमति या केंद्रीय कानून के अंतर्गत जो संस्थानें बनी हैं उनका आधार क्या होगा, और अल्पसंख्यक अगर किसी विश्वविद्यालय को दर्जा दिया जाता है तो उसका स्थान क्या होगा। इन सब के बीच में जब 2023 में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की, और जब ये मामला पूरी तरीके से लाया गया तब इस मामले के अंतर्गत में 1967 के फैसले के बहुमत के फैसले को पुनः बहुमत के आधार पर पलट दिया गया। अब पलटना इसलिए मैं कह रहा हूं, 7 सदस्यों में से 4 ने इसे आशीष बाना केस के विपक्ष अपनी बातें रखी और 3 ने उसका समर्थन किया। परंतु जब 8 नवंबर 2024 को इसके फैसले का हिंदी अनुवाद की संक्षेप में जब प्रस्तुत किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, तब कई मामले अलग अलग आए। पैनल में 7 अलग अलग जस्टिस बैठे थे जो 8 नवंबर 2024 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी, न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश JB पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ SC शर्मा मौजूद थे। निर्णय की पृष्ठभूमि का आधार 1967 का केस था जिसे हम लोग अजीत भाषा केस कहते हैं, और ये जब ये विवाद उत्पन्न हुआ, विवाद की प्रतिलिपि वहां पर प्रस्तुत की गई, तब एक बात स्पष्ट रखी गई कि क्या इसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए या नहीं। कोई विश्वविद्यालय को अगर अल्पसंख्यक संस्थान के दायरे में रखा जाना होगा तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान होंगे। और इन प्रावधानों के बीच एक और बात उठकर आई कि अजीत भाषा केस में जो फैसले सुनाए गए उसे यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत किस तरीके से परिवर्तित किया जाए। तो जो विवाद आए थे उन्हें थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये आपके मेंस में कार्य आएगा। 1967 के जब फैसले को 4:3 के बहुमत से पलटा गया, तब उन्होंने कहा कि AMU को अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान मानने से इनकार कर दिया गया था, उसे अब परिवर्तित किया जाए। अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यह स्पष्ट लिखा है हमारे अनुच्छेद 30 में। दूसरी बात, अब इस फैसले के बाद एक छोटी सी पीठ इसके लिए बनाई जाएगी जो AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को बहुमत द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर तय की जाएगी। अब बड़ा मामला यह होता है कि जो अभी स्पष्ट मामला नहीं आया, अभी तक इसके फैसले नहीं आए, पीठ का निर्माण किया गया। अब पीठ कब तक अपनी बातें रखेंगी, किस तरीके से उसे प्रस्तुत करेगा और कब इसकी बातें आकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या तो केंद्रीय आधार पर पूरी तरीके से स्वायत्त हो या तो मुस्लिमों के द्वारा संचालित एक विश्वविद्यालय के रूप में अपना वजूद कहो या अपनी धरोहर कहो, वो बचा के रखने में साबित होती है या नहीं, ये पीठ के ऊपर हमने छोड़ दिया। जब इसके लिए मापदंड की बात कही गई तो प्रथम मुख्य बिंदु यह उठकर आया कि अल्पसंख्यक संस्थान के निर्धारण के लिए मापदंड क्या किए गए। तब मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब ने यह कहा कि यह तय करने के लिए कोई संस्थान अल्पसंख्यक है या नहीं, निम्नलिखित पहलुओं पर विचार किया जाएगा। अब वो पहलुओं क्या है यह जानना जरूरी है। पहली पहलू है हमारी कि उसका इस्टेब्लिशमेंट या उसकी स्थापना, संस्थान की स्थापना की प्रेरणा किसकी थी। पहला क्वेश्चन, क्या इसे किसी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति या समूह द्वारा स्थापित किया गया था या नहीं। प्रथम शब्दावली स्पष्ट है 1877 के केस के अंतर्गत में।
दूसरी बात, इसके स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था, अर्थात क्या यह संस्थानें, ठीक, क्या यह संस्थान का मुख्य उद्देश्य किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय की सेवा करना था या कुछ और। तीसरी बड़ी बात, निधि और योगदान। संस्थान की स्थापना, इस शब्दों को पहले से समझना होगा कि ये जो संस्थान जो बनाए गए, ये संस्थान की जो मूल स्थापना के साथ जो निधि और योगदान की बात कही गई है, ठीक, इसमें कोष, भूमि या भवन आदि का योगदान किसने दिया है, पहला क्वेश्चन। यदि सरकार ने बाद में सहायता दी तो क्या संस्थान पहले से एक अल्पसंख्यक संस्थान था या नहीं, इस पर भी चर्चा होने की बात कही जाएगी। तीसरी बात जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर है, मतलब प्रशासन को लेकर, प्रशासन का नियंत्रण संस्थान के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के पास होना चाहिए। यदि सरकारी नियंत्रण बहुत अधिक हो तो संस्थान का अल्पसंख्यक दर्जा संदिग्ध हो सकता है। ये जो प्रथम मुख्य बिंदु के आधार थे। दूसरा प्रश्न था कि क्या संविधान लागू होने से पहले बने संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा मिल सकता है या नहीं। तो मुख्य न्यायाधीश ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा कि इसका उत्तर होगा हाँ। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ और बहुमत का मानना था कि संविधान लागू होने से पहले बने अल्पसंख्यक संस्थान भी अनुच्छेद 30(1) का लाभ उठा सकते हैं। अर्थात यह जरूर नहीं है कि जो संस्थानें संविधान के प्रतिरूपित होने के बाद या निर्मित होने के बाद लाई गई हैं, वही संस्थानें अल्पसंख्यक दर्जे का लाभ उठा सकती है। नहीं, इसके विपरीत जो संस्थानें संविधान बनने के पहले भी बनाई जा चुकी है, उनको भी 30(1) का अधिकार पूर्ण रूप से यथास्थित प्राप्त होगा। दूसरी बड़ी बात जो इसमें एक और कही गई, संविधान का अनुच्छेद 372 कहता है जो कानून संविधान से पहले लागू थे वे तब तक वैध रहेंगे जब तक वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते। बहुत सिंपल सी बात थी। यहां पर एक अनुच्छेद जो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, वो है 372। 372 को इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि इसमें स्पष्ट कहा गया है कि 1949 या ये कह सकते हो 26 जनवरी 1950 के पहले जो भी कानून बनाए गए थे वो यथास्थित लागू तो होंगे, परंतु उसमें एक ही रिस्ट्रिक्शंस होगी कि अगर वह कानून किसी भाषा, धर्म, व्यक्ति के फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार का अगर हनन कर रहे हैं या उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, तब ऐसी अवस्था में उसे या जो भी संस्थानें हैं उसे 30(1) का फायदा नहीं दिया जाएगा, कोई भी संविधान का अनुच्छेद लागू नहीं किया जाएगा। परंतु अगर मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं हो रहा है तो वो कानून यथास्थित मान्य होंगे। ये संविधान की स्पष्ट अनुच्छेदों में वर्णन किया गया 372। तृतीय प्रश्न था जो सुप्रीम कोर्ट में इस उठाया गया और वो ये था कि क्या विश्वविद्यालय स्थापित करना अनुच्छेद 30 के तहत आता है या नहीं। तो इसका उत्तर था हाँ। बहुमत ने माना कि किसी विश्वविद्यालय को स्थापित करने का अधिकार अल्पसंख्यकों को भी है। अजित बासा ने यह तर्क दिया था कि एएमयू को ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर स्थापित किया था, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं कहा जा सकता। तो इसी के लिए जो नया फैसला आया उसमें यह कहा गया कि केवल सरकार द्वारा कानूनी मान्यता देने से यह साबित नहीं होता कि सरकार ने संस्थान की स्थापना की है। यह बहुत ही क्लियर क्रिस्टल फैसला था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। और इसमें एक और बात उन्होंने कही, एएमयू मूल रूप से मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे मुस्लिम समुदाय के योगदान से विश्वविद्यालय में बदला गया था। तो इसलिए जब तक पीठ इस पर स्पष्ट रूप से अपनी बातें न ले आए तब तक इस पर कोई भी फैसला दे पाना जल्दबाजी। दूसरी बात, जब इसके विवाद बढ़ने की स्थिति हुई तो चौथे प्रश्न के रूप में बात लाई गई कि क्या राष्ट्रीय महत्व का दर्जा एएमयू के अल्पसंख्यक चरित्र को प्रभावित करता है या नहीं। तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अपना एक फैसला था कि यह जो उत्तर होगा इसका मतलब होगा नहीं। और ये उन्होंने तर्क दिया कि संविधान के संघ सूची में प्रवेश 63 में एएमयू को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में
सूचीबद्ध किया गया है। मैं फिर कह रहा हूं, संविधान के संघ सूची के प्रवेश 63 में एएमयू को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और बहुमत का मत था कि किसी संस्थान का राष्ट्रीय महत्व का दर्जा होने से वह अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में वंचित नहीं किया सकता। जो अलग अलग विचार प्रस्तुत किए जा रहे थे, जो दायरे स्पष्ट किए जा रहे थे कि जिसे केंद्रीय कानून के अंतर्गत में बनाया गया हो या सरकारी हस्तक्षेप प्रशासन में रखा गया हो, उसे अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता। इस बात को प्रश्न क्रमांक 4 के अंतर्गत में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बहुमत का यह मत होगा कि अगर किसी भी संस्थान, किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है तो उसका मतलब यह नहीं कि उसके अल्पसंख्यकों के अधिकार या अल्पसंख्यक संस्थान होने का अधिकार उनसे छीना जाए। इन्हीं केस के अंतर्गत में कुछ और बातें आई और बात यह थी कि बहुमत का मूल आधार क्या था। तो बहुमत में फैसले के पक्ष में कहो तो 4 न्यायाधीशों ने अपने मत में कहा कि अल्पसंख्यक का दर्जा के लिए पीठ का मांग करना और 1967 के खिलाफ अपने मत को देने के लिए 4 लोगों ने वोट किया। 3 लोगों के मत इससे भिन्न हुए। जस्टिस दीपांकर दत्ता का यह मत रहा कि एएमयू को संविधान में राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना सकता। परंतु यहीं पर थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि संविधान के संघ सूची के प्रवेश 63 में स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है या राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है तो उसे अल्पसंख्यक के संस्थान होने से वंचित नहीं किया सकता। दूसरी बात, जब इसके निष्कर्ष की ओर थोड़े से हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में, तो अजित बासा केस का निर्णय अस्वीकार कर दिया गया। दूसरी बात, संविधान से पहले और बाद में बने अल्पसंख्यक संस्थान अनुच्छेद 30 का लाभ उठा सकते हैं। तीसरा, अल्पसंख्यक समुदाय विश्वविद्यालय स्थापित कर सकते हैं और सरकार द्वारा मान्यता इसे अल्पसंख्यक दर्जे से वंचित नहीं कर सकता। चौथा, अल्पसंख्यक एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा तय करने के लिए एक छोटी पीठ आगे के लिए सुनवाई करेगी। ये तमाम बातों के बीच में इस फैसले के बाद एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा मिलने की संभावनाएं शायद बढ़ गई। इन सब बातों के बीच में कई अलग अलग विवाद फिर आए और विवाद की स्थिति में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से 9 महीने के इस आपा भागी के बाद जो ये फैसले आए, इन फैसलों में स्पष्टता नहीं होने के कारण इसलिए भी मानता हूं कि एक छोटी पीठ का निर्माण कर एएमयू से फिर से ये बात को लेकर चर्चाएं करना कि क्या यह अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विश्वविद्यालय है या नहीं, क्या इसके लिए अलग कोई प्रावधान किया जाएगा या नहीं। और दूसरी बात, इन सब के बीच में एक और प्रश्न उठेगा कि अगर मान लीजिए इन सब केस के बाद भारत में कई ऐसे और भी विश्वविद्यालय हैं, कई ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो अपनी अलग अलग अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के तहत स्वयं को स्थापित किए हुए हैं, तो उनकी स्थिति भविष्य में क्या। दूसरी बड़ी बात, इन सब के मामलों के बीच में एक और प्रश्न आता है कि जब ये मामले लगातार बढ़ेंगे तो आगे जाकर ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, तब सरकार और सुप्रीम कोर्ट का अपना दायरा और अपनी सोच क्या रहेगी। क्योंकि इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने ये तर्क दिया कि अजित बासा मामले को मान्यता देने से सेंट स्टीफन कॉलेज, क्रिश्चियन कॉलेज और तमाम जो विश्वविद्यालय हैं उन्हें अल्पसंख्यक संस्थानों के दर्जे का खतरा भविष्य में मंडरा सकता है। शायद इसी बात को लेकर याचिकाकर्ताओं ने अपनी बातें स्पष्ट की। दूसरी बड़ी बात जो इसको लेकर आई है कि अगर शैक्षणिक संस्थान किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित किया जा रहा है तो इसे या ग्राउंड मान लिया जाए कि उसे उस धर्म के शैक्षणिक या उस धर्म के अपने सांस्कृतिक संरक्षण का ही आधार बनाया जाए। परंतु यह भी क्वेश्चन उठता है कि आगे जाकर ऐसे संस्थानों की स्थिति अगर आगे बढ़ते जाती है तो सरकार
और सुप्रीम कोर्ट के अपने नीति क्या रहेगी। दूसरी बात, क्योंकि अब पुनरावलोकन की बात की जा रही है और पुनरावलोकन में यह भी बात उठती है कि जो निर्णय पहले भी आए हुए हैं उन निर्णय के आधार पर सरकार का रुख क्या हो। जैसे TMA पाई फाउंडेशन केस 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान पूर्ण रूप से सरकारी नियमों से मुक्त नहीं हो सकते। एक पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा प्रश्न ये है, जो दूसरा केस है 2005 का, जिसे हम लोग इनामदार केस या PA इनामदार केस कहते हैं। निजी और अल्पसंख्यक संस्थानों पर सरकारी आरक्षण नीति लागू नहीं होगी। अगर ऐसी अवस्था नहीं होगी तो अनुच्छेद 15(5) का जो प्रावधान है वो प्रावधान कैसे और किस आधार पर इसे रोका जा सकता है, कैसे उसे वंचित किया जा सकता है, पहला प्रश्न। दूसरी बात, क्या यह फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 15 और 16 का एबोलिशन नहीं कहलाएगा। अब तीसरी बड़ी बात कि अगर धार्मिक आधार पर या शैक्षणिक आधारों को नए हवाएं दे दे हम, कि अगर उन्हें अपने ही आधारों पर या अपने ही समुदाय के आधार पर निर्मित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में फ्यूचर में या भविष्य में क्या ऐसे विवाद बढ़ने की संभावनाएं नहीं दिख रही है। अब इसके बाद एक और प्रश्न उठता है कि जो प्रमति एजुकेशन ट्रस्ट केस 2014 में जो फैसला आया, ये भी आपको एक समझने की कोशिश करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 15(5) को अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू न करने की पुष्टि की है। तो अगर ऐसे 15(5) को अगर एक कह सकते हो धार्मिक आधार पर इसे रोकने की कोशिश की जा रही है, तो जो आरक्षण का प्रावधान है भारत में, उससे लेकर क्या स्पष्ट परिणति होगी, यह भी जानने का एक विषय हो सकता है। चौथी बड़ी बात जो इस पर बात रखी गई है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, इस पर मैं विस्तृत में चर्चा करूंगा इसको लेकर कि आखिर अनुच्छेद नई एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जो लाई गई है उसको लेकर क्या प्रावधान सरकार के होंगे। इसके बाद जो मुद्दा एक और आता है हमारे बीच में, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आजिज बादशाह केस को या मामले को जो खारिज किया गया है, खारिज करने के बाद जो कानूनी विवाद थे, विवाद में भी सहमति स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा रही है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अनुच्छेद 30A में अविभेदकारी और विशेष अधिकार देने वाला प्रावधान बताया गया है। अब ये बात इसलिए उठ रही है, अविभेदकारी क्या है और विशेष अधिकार क्या है। अभेदकारी व्याख्या अगर करें तो यदि कोई कानून या सरकारी कार्रवाई धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने से रोकती है, तो वह अनुच्छेद 30A का उल्लंघन माना जाएगा। तो यही बात हो जाएगी कि जब ये आधुनिकता के वैश्विक शैक्षणिक भ्रमण में जब हम चल रहे हैं, तब ऐसे में सिर्फ अल्पसंख्यकों के नाम पर उन्हें मूल शिक्षा से या आधुनिक शिक्षा से वंचित करना क्या NEP का उल्लंघन होगा कि नहीं होगा, एक सेकेंडरी बात है। परंतु सरकार ने जो कहा कि 30A के अंतर्गत उसे उल्लंघन माना जाएगा, अगर रोका गया तो नहीं रोका गया, तो यह भी प्रश्न उठ कर आएगा कि भविष्य में जो स्किल की बात कही जा रही है कहीं वो पिछड़ तो नहीं जाएगी, पहला। दूसरा है विशेष अधिकार की व्याख्या। यदि कोई धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय ने किसी भी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की है तो उसे प्रशासन में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। तो यही बात हो गई कि भारत में जो एक देश, एक शिक्षा, एक व्यवस्था, एक चुनाव या एक यूनिफॉर्मिटी की बात की जा रही है, वो यूनिफॉर्मिटी कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक प्रश्न चिन्ह के रूप में भविष्य में खड़ा हो सकता है। दूसरी बात यह भी एक प्रश्न किया गया है कि जो पीठ बनेगी, मैं फिर से वापस आता हूं केस की ओर, जो पीठ बनेगी वो पीठ को यह फैसला करना होगा कि वाकई जो ये साबित करना होगा कि वो संस्थान, चाहे वो AMU हो या कोई भी हो, वो अल्पसंख्यक के जो मापन है उसे पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं या नहीं। ठीक, न्यायालय ने क्योंकि स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारें अल्पसंख्यक समुदाय को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन यह नियंत्रण उनके अल्पसंख्यक चरित्र को प्रभावित नहीं कर सकती। दूसरी बात, संस्थान को यह साबित करना होगा कि उनकी स्थापना विशेष रूप से समुदाय के सांस्कृतिक संरक्षण के लिए की गई है
मगर ये एक अपने आप में पेचीदा मामला होगा कि आप कैसे इस चीज को बार बार ऑब्जर्व करेंगे कि सांस्कृतिक संरक्षण के लिए समुदाय ने स्थापित किया है या नहीं किया है। लिख देने से और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाने से बहुत अंतर होता है। जैसे हम लिख देते हैं अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी में या तमाम प्रकार की योजनाओं में कि हम एक स्वर्णिम काल बनाना चाह रहे हैं, हम विश्वगुरु बनना चाह रहे हैं, परंतु क्या बने हैं क्या? प्रश्न ये है। आपकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, एग्जीक्यूशन कितना अच्छा है, यह भी बड़ा प्रश्न है। जब आपकी मूल व्यवस्था में जब वो इतनी क्रिस्टल क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो ऐसे छोटे छोटे विवाद भविष्य में पैदा करने की स्थितियां क्यों आ रही? दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, विश्वविद्यालय के मूल दस्तावेज, भाषण, पत्राचार, परिसंपत्तियों और स्थापना के समय उठाए गए कदमों का अध्ययन करना हो। मतलब 150 साल पहले जो स्थापना की गई है उसकी पृष्ठभूमि को आज 150 साल के बाद के वर्तमान में या आज की स्थितियां में हम अवलोकन करेंगे। यह भी एक बड़ा विवाद है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें जिसपे स्पष्ट की है। दूसरी बड़ी बात, बहुमत ने निर्णय कहा कि कोई भी संस्थान केवल इस आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा नहीं खो सकती कि उसकी प्रशासनिक जिम्मेदारियां अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में नहीं है। मान लेते इस बात को, ठीक है, परंतु संस्थान के संस्थापक और अल्पसंख्यक समुदाय प्रबंधन बोर्ड में समुदाय जो अन्य समुदाय के व्यक्तियों को शामिल कर सकते हैं या नहीं, यह भी प्रश्न उठेगा। दूसरी बात, जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह बात रखी अपनी कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय या संस्थान को इस उद्देश्य से भारत प्रशासन में का अधिकार दिया जाता है ताकि वे पर्याप्त स्वायत्तता बनाए रख सके और शिक्षा के उन मूल्यों को बढ़ावा दे सके जिन्हें समुदाय प्राथमिकता देना चाहता है, तो प्राथमिकता का आधार क्या? पहला क्वेश्चन। और दूसरी बात उन्होंने कही कि आवश्यक नहीं है कि केवल समुदाय के सदस्य ही प्रशासनिक कार्यों को संभाले, विशेष रूप से जब संस्थान धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह भी आपको स्पष्ट करना होगा कि ये जो सेक्युलर या एक प्रश्न कहा कि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, इसका आधार क्या या इसकी मूल परिभाषा क्या? इन सब बातों के बीच में जब एक नया प्रश्न उठकर आ रहा है जो आज का विषय है, और विषय यह है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति संरक्षण पर नवीन समीक्षा का पुनर्विलोकन क्यों आवश्यक? यह आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि एक एक करके इसको हम स्लाइड के फॉर्म में देखते हैं कि वाकई ये आधार क्यों महत्वपूर्ण आपके लिए बैठे हुए। तो इसे इस तरीके से देखेंगे कि एएमयू को लेकर जो विवाद उठा है, ये विवाद में उनकी वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियां क्या हो सकती है। जैसे हम शुरुआत करते हैं इस पॉइंट से, एक एक करके इसमें देखते जाते हैं कि मामले का संक्षिप्त विवरण 1870 में मैंने फिर से पूरा रिवाइज करा रहा हूं उसको, और इसको आप अब लिखते चलिए। काफी कहानियां सुन लिए हैं आप, अब इसे सुनने के बाद अब लिखने की कोशिश कीजिए। 77 का केस मैंने बताया था, फिर 1920 में इसे एएमयू बना दिया गया। अजीज बादशाह केस में इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना गया। 2023 में सुप्रीम कोर्ट में 67 के फैसले को बदल दिया और तमाम बातें जो हैं इसकी रखी गई। ठीक, अब प्रश्न उठता है कि 372 और 30 को लेकर जो विवाद है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें स्पष्ट कर दी कि चाहे संविधान बनने के पहले हो चाहे बाद, अगर वो फंडामेंटल राइट को एबोलाइज नहीं करता है, हनन नहीं करता है, तो उसमें ऐसी कोई बातें नहीं होंगी कि उसे शामिल किया जाए या नहीं। अब दूसरी बात है कि अल्पसंख्यक संस्थानों की भूमिका क्या होनी चाहिए। पहला है शिक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षा को बढ़ावा देने का आधार उनके अपनी एक गवर्निंग बॉडी है, वो डिसाइड कर सकती है। ठीक, मतलब यह है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को वंचित लोगों तक पहुंचाना किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान है या इंस्टीट्यूशन है, उनकी पहली नींव या पहली भूमिका होनी चाहिए। दूसरा, सांस्कृतिक संरक्षण, क्योंकि भारत सदैव मैं कहता हूं एक सांस्कृतिक बहुलता का एक देश है। शायद दुनिया का कोई ऐसा राष्ट्र होगा जो इतना शानदार धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो, और ना मैं ये मान सकता हूं कि इतनी विविधताओं के बीच में जो समरसता है, कुछ कह सकते हो उड़न चिंगोल कुछ घटनाओं को छोड़कर
या कुछ मानसिक द्वंद पीड़ित जो अपाहिज जो हैं, है ना, मानसिक अपाहिज जो लोग हैं, उनको छोड़कर भारत में समरसता, भाईचारा, बंधुत्व सुप्रीम पहले भी था, अभी भी है, आगे भी है। दो चार विवाद घटनाएं इन भाईचारे को, इस व्यवस्था को बदनाम नहीं कर सकती। दूसरी बात, समावेशिता को बढ़ावा की बात कही। स्पष्ट था कि जितनी भी सीमांत समुदायों को एकत्रित करके राष्ट्र निर्माण में योगदान करना अल्पसंख्यक संस्थानों की सबसे बड़ी भूमिका होगी। अब यहीं पर विवाद उठता है कि कई अल्पसंख्यक संस्थान कई बार धार्मिक शिक्षा के नाम पर कई उन्माद को जन्म देते हैं। देखिए, 37,000 बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं वर्तमान में। करीब करीब लाखों छात्र पास आउट हो गए होंगे। 37,000 जब एक साथ रहते हैं तो एक साथ एक जैसी विचारधारा हो, यह संभव नहीं है। क्योंकि जब हम घर में भी 10 लोग रहते हैं, सबकी विचार एक जैसी हो, यह संभव नहीं है। परंतु राष्ट्रहित और राष्ट्र विरोध, ये दोनों के बीच में फासला है। और जिस तरीके से एक नैरेटिव या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि फला यूनिवर्सिटी देशद्रोही यूनिवर्सिटी के रूप में, मैं एक आध कोई यूनिवर्सिटी को नहीं कह रहा हूं, बट जो द्वांद्वर जो कुल के कुछ लोग होते हैं जिस तरीके से इसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए किसी एक घटना, एक छात्र, एक छोटे मोटे संगठन के कारण से वो देश कभी या वो संस्थान खराब नहीं होती है। संस्थान तो सर्वश्रेष्ठ होती है, छात्र प्रोफेसर्स आएंगे और जाएंगे, परंतु किसकी मनाही स्थिति कैसी है, उस मनाही स्थिति को आधार लेकर आप ये नहीं कह सकते हो कि संपूर्ण संस्थान खराब है। क्योंकि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, उसके लिए जनता से बड़ी बॉडी हमारे पास है। जनता का कार्य लेजिस्लेटिव को बनाना है और लेजिस्लेटिव को इतना पावर दे देना है कि वही याद रखेंगे आपका कई बार शोषण कर ले, फिर भी उसे आप याद रखेंगे, उसे हंसते हुए अपने प्रतिरूप करते रह रहे हैं। वो एक अलग विषय में उस पर जाऊंगा नहीं। खैर, ठीक, तो प्रथम जो कारण सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी संस्थान हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या ना हो, उसका पहला कार्य यह भी होना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र प्रथम की सोच वहां के हर एक छात्र, हर एक शोधार्थी, हर एक विशेषज्ञ, हर एक प्रोफेसर और हर एक सदस्य का होना अनिवार्य है। और ये हर एक देश का है, नो डाउट। चौथा है कौशल विकास को लेकर। कौशल विकास की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जब हम अलग अलग जगह पर देखते हैं तो सुनने में आता है कि भारत में स्किल्ड जो पर्सनालिटी सही या कैंडिडेट हैं, उनकी संख्या अब कमतर होती जा रही है। सुनकर बड़ा दुख हो इसलिए भी होता है क्योंकि जैसे मैं कई वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल्स को, तो मैं देखता हूँ कि जो जुगुप्सा जो होती है, जो पढ़ने की चाहत होती है, शायद उस कम, अब बच्चों वैसे बच्चों की संख्या कम होते जा रही है और संख्या जरूर बढ़ रही है, और उनमें से अधिकतर सिर्फ पढ़ इसलिए रहे हैं कि पढ़ना है, काम नहीं है तो कुछ पढ़ना है। ये वैचारिक दृष्टिकोण अगर रहेगा तो स्किल्ड कैसे डेवलप होगा, और जब स्किल्ड नहीं होगा आपके पास तो ये स्वाभाविक सी बात है कि भविष्य में आपको रोजगार कैसे मिलेगा, चाहे वो कोई भी क्षेत्र की बात हो, चाहे आप कृषि में आए, उद्योग लगाए, सेवा क्षेत्र में चले आए, कहीं भी चले जाए। समझ रहे बात को? तो ये सबके लिए इंप्लीमेंट है। तो कौशल विकास की बात करना तो अनिवार्य है, चाहे वो अल्पसंख्यक संस्थान हो, चाहे कोई भी संस्थान हो। चौथी बड़ी बात इसके अंतर्गत में देखते हैं कि आगे इस सब जो यूनिवर्सिटीज है, इसमें चुनौतियां वर्तमान में क्या बैठी हुई है। तो एक है कि 37,000 छात्र को समाहित करने वाला ये एएमयू या एएमयू जैसे कई तमाम यूनिवर्सिटीज जो हैं भारत में, जो इस बात को लेकर अश्योर्ड करते हैं कि वो गरीब, पिछड़े या वंचित समुदाय को जोड़कर उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देने की जो सोच है उसे प्रदान कर पाए। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज के लिए एक बड़े बजट का आवंटन होना अनिवार्य है। और आज जैसे देख रहे हैं, क्योंकि हम जिस R&D की दुनिया में जी रहे हैं, जहां रोज शोध होने चाहिए
जहां रोज जर्नल्स पब्लिश होने चाहिए, जहां तमाम अलग अलग संगोष्ठियां होनी चाहिए, जहां तमाम अलग अलग राइटर्स होने चाहिए, तमाम अलग अलग पुस्तकों का प्रकाशन होना चाहिए, जहां दुनिया के तमाम पुस्तकें मौजूद होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों के बीच ये प्रश्न भी तो उठता है कि इन सब चीज को करने के लिए या तो महंगी फीस ली जाए, या तो सरकार के द्वारा या अलग अलग संगठनों के द्वारा उन्हें वो वित्तीय पोषण मिले। क्योंकि ये बड़ी यूनिवर्सिटीज महंगी फीस इसलिए भी नहीं ले सकती है क्योंकि अगर ये महंगी फीस लेंगी तो शायद जो वंचित समुदाय है, जो पैसे के अभाव के कारण से वो नहीं कर पा रही हो आसपास के बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, जहां पर रेड कारपेट में गाड़ियां चढ़ाई जाती हैं और रेड कारपेट से ही कॉलेज में उतारी जाती है। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज में जब वो बच्चा नहीं जा पाता है तभी उसकी खोज होती है कि वो ऐसे विश्वविद्यालय में जा पाए जहां पे कम खर्चे में वह अपनी शिक्षा पूर्ण करके एक सर्वश्रेष्ठ स्तर पर अपने आप को पहुंचा पाए। क्योंकि ये बात सही है कि हम शिक्षा का अधिकार देना चाहते हैं, परंतु शिक्षा के अधिकार में भी कई भेद लगा दिए हैं। हम शिक्षा को सब तक पहुंचाना तो चाहते हैं, मगर शिक्षा के भी अपने अपने क्लास बना दिए गए हैं। जैसे अलग अलग सिटी को बाइफरगेट कर दिया गया, टायर 1, 2, 3, 4, 5, 6, चाहे कॉलोनियों को बाइफरगेट कर दिया गया हो, चाहे अस्पताल को तक बाइफरगेट कर दिया गया हो, मॉल को बाइफरगेट कर दिया गया, सड़कों बाइफरगेट कर दी गई, रेलवे बाइफरगेट कर दी गई, तब शिक्षा का बाइफरगेशन शिक्षा की समानता समतुल्यता को नहीं, शिक्षा के अलग अलग सोपानों को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने की चाल कही जाती है। अब चाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम 2 लाख 3 लाख प्रति वर्ष का फीस देने की अगर क्षमता उस छात्र में होती, मान लेते हैं, या उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी संपन्न होती, तो वो काहे इतने पछेड़े में पढ़ने के लिए जाता किसी यूनिवर्सिटी में जहां पर तमाम प्रकार के लांछन द्वंद्व के लोग जो है लगाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि दुनिया के सब सर्वश्रेष्ठ शिक्षक वहां मिलेंगे, वहां रेड कारपेट की गाड़ियां तो नहीं मिलेंगी, पैदल साइकिल में ही सवारियां मिलेंगी, परंतु उसी पैदल साइकिल सवारियों से ही वो अपने आप को रेड कारपेट में पहुंचा सकता है। वो इसलिए भी इस यूनिवर्सिटीज में आना चाहता है, ऐसे तमाम यूनिवर्सिटीज में, कि वो कम पैसे में पढ़कर वो पीएचडी से लेकर दुनिया का तमाम बड़ा तबका अपने आप में ला सकता है। और हो सकता है उन्हीं में से एक आध कोई निकलकर आज की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण के जैसे खुद को उस वित्त मंत्री के रूप में देख पाता है। क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी से संभव नहीं उन बच्चों के लिए इतनी भारी भरकम के ढकोसलों को प्रतिपूरित करने के लिए। शायद इसीलिए यहाँ पे जरूरत होती है कि वित्त पोषण की कमी की बात। दूसरी जो कमी है संसाधनों की कमी। अब देखिए, क्योंकि शिक्षकों की संख्या भी ज्यादा है रेशियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसे अपने आप को टॉप 10 में मैनेज करना है, ठीक है। और वो ये तो नहीं है कि किसी फलाना ढिकाना एक आध हमका छाप क्या नाम है इवेंट करा के स्वयं को करवा दिया जाए, वैसा नहीं है। बेसिकली ये टॉप 10 में अलग अलग मानकों के आधार पर ये टॉप 10 में जब यूनिवर्सिटीज अपने आप को खड़ा करती है तो शिक्षकों की संख्या भी बड़ी होती है, शिक्षकों के चयन का आधार भी बड़ा शानदार होता है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि ऐसे में संसाधनों की का जो मांग है वो धीरे धीरे और बढ़ता है। परंतु संसाधनों के मांग के लिए विभिन्न संसाधन उपलब्ध होने भी तो जरूरी है। और उपलब्धता मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगर संसाधन ही नहीं होंगे तो जो छात्रों की सर्वोच्चता है उसे हम कैसे ला पाएंगे। तीसरा है बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता तो है। ये तो भारत के हर एक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। डिजिटलाइजेशन करते करते कहते कहते 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 30 साल बीत गए, और पता नहीं कितने साल और बीतेंगे। और डिजिटलाइजेशन का आज भी डी हम लोग याद रखेंगे, और डिजिटलाइजेशन सिर्फ मोबाइल का क्रांति ही डिजिटलाइजेशन हुआ है, और 300 रुपये का रिचार्ज लाना ही डिजिटलाइजेशन हुआ है, या आईपीएल को देखना डिजिटलाइजेशन हुआ है, और तमाम प्रकार के यूट्यूब में वीडियो स्क्रॉल करना ही डिजिटलाइजेशन हुआ है। डिजिटलाइजेशन का मूल जो शाब्दिक महत्व था वो तो हम आज तक पहुंच ही नहीं पाए। न सरकारी तंत्र डिजिटलाइज हो पाया है,
और न ही प्रशासनिक अमला। ठीक है, तो ये बात तो बुनियादी ढांचे में जरूरत तो सबको है, और ऐसे संस्थानों को तो और आवश्यक है जहां से तमाम आईएएस आईपीएस सब निकलने हैं, जहां से बड़े बड़े इंजीनियर और तमाम प्रकार के ब्यूरोक्रेट्स बनने हैं। खैर, इसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वाभाविक सी बात है कि जब आप उस दायरे को प्राप्त कर लेते हैं तब आपकी अपेक्षाएं होती है कि उस और दायरे को और बेहतर किया जाए। जैसे हमने पिछली बार 23 रिजल्ट दिया, इस बार है कम से कम 53 रिजल्ट देंगे। एक्सपेक्टेशन था, प्रथम वर्ष था, दिमाग में था 2-4 लोग भी निकल जाए। ठीक है, मैं सर से चर्चा करता था, कहता था कि 2-4 निकल जाए तो कम से कम नींव बचेगी हमारी। ठीक है, 23 आ गए। अब इस बार ऐसा है कि 53 का सोच है। बस वही हाल एएमयू का भी है। एएमयू को लेकर भी यही वो जो मांग है, वो मांगपूर्ण शिक्षा की बात कही गई है। तो ये तमाम मुद्दों के बीच में ये बजट की बात जब कही हमने, तो अभी करेंट फाइनेंशियल ईयर में 302 करोड़ रुपए एएमयू को अलॉट किए गए हैं। और ये भी देखा जाता है कि 2019 से 2023 तक 5,467 करोड़ रुपए अलग अलग पोर्शन के बेसिस पर सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। बढ़िया बात है और होना भी चाहिए, इसमें कोई विवाद या राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जितना ज़्यादा पैसा जाएगा, मुझे लगता है राष्ट्रहित, राष्ट्रप्रेम ऑटोमेटिक सबके में है। कई बार क्या होता है कि वंचित शोषित के कारण से वैचारिक दृष्टिकोण से एक लड़ाई हो सकती है कि अलग अलग लोगों के बीच में, परंतु किसे राष्ट्र प्रेम नहीं है, और राष्ट्र प्रेम दिखाने के लिए किसी रंग की जरूरत नहीं है भारत में। तो अल्पसंख्यक संस्थानों का भविष्य क्या है? अब भविष्य को लेकर मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये आधार इसलिए भी बहुत थोड़े से धूमिल लग रहे हैं, क्योंकि आज जो इनके नामांकन की जो संख्या देखेंगे, ये रैपिडली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के रूप में बढ़ रही है। लाखों में इनकी नामांकन की सूची पहुंच चुकी है और सीट लिमिटेड है। दूसरा है जो वैश्वीकरण के लिए जो एक कह सकते हो आयाम तैयार किए गए हैं, इनमें अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरीके से मोल्ड किया जाए। तीसरा है नवाचार अनुसंधान। अब ये भी है कि अगर ट्रेडिशनल एजुकेशन ही लाया जाएगा बस इस पर अल्पसंख्यक संस्थान के नाम पर, तो भविष्य में ऐसा ना हो जाए कि नवाचार, रिसर्च, डेवलपमेंट, स्कॉलर जो है वो कहीं ना कहीं गुम ना हो जाए। और चौथी बात है कि समावेशी समाज की स्थापना, क्योंकि अगर वो छात्र को हम सिर्फ अपने सांस्कृतिक और धार्मिक शिक्षा ही देते रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वह जो है अपने धर्म के बाद किसी और धर्म को जानना ही ना समझे। क्योंकि सेक्युलर की परिभाषा तब अच्छी होगी जब हम अपने धर्म को जानने के साथ साथ दूसरे धर्म के अच्छाई को जानते हुए उनका सम्मान करें। और जहां खराब है वो खराब है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। फिर चलिए, तो ये तमाम बातें हैं। अब राष्ट्रीय महत्व का दर्जा कैसे मिला, बहुमत मिला है, प्रभाव क्या हुआ है, दीपांकर दत्ता जी का क्या विचार रहा है, वो सारी बातें मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी थी। ठीक, और ये निष्कर्ष कुछ बातों को लेकर है। अजीबासा केस था, अनुच्छेद 30A के अंतर्गत में बात थी, मान्यता क्या मिली है, और एएमयू क्या लेकर एक छोटी सी जो पीठ बनाई गई है जो आगे की सुनवाई करेगा, उसकी लेकर बात की है। अब जो मूल विषय आता है कि आखिर इसकी समीक्षा का आधार क्यों, और समीक्षा करने की बात सरकार लगातार क्यों कर रही है। ठीक है, और हमें भी इसका समीक्षा का आधार क्यों करना चाहिए, यह भी एक प्रश्न उठता है। अब ये प्रश्न उठता है तो एक बात ये भी उठती है कि इसका भविष्य क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो उठता है अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर, ठीक, वो ये है कि जो एनईपी आई है, नई शिक्षा नीति 2020 की या 2020 का प्रभाव क्या इस पर पड़ेगा। तो एनईपी 2020 में शिक्षा के व्यवसायीकरण और स्वायत्तता को बढ़ावा देने की बात कही गई है। विश्वविद्यालय को स्वायत्तता देने की नीति अल्पसंख्यक संस्थानों की संरक्षण नीतियों पर प्रभावित कर सकती है, मेरा ऐसा मानना है। तीसरी बात, मल्टी डिसिप्लिनरी जो शिक्षा और डिजिटल शिक्षा के कारण जो अल्पसंख्यक समुदाय जो स्वयं को परंपरागत शिक्षा में ढालने की बात करते हैं और ढालने के रूप में रखना चाहते हैं, उनके लिए भविष्य में कहीं ना कहीं एक चुनौती आ सकती है। तो समस्या यह है
कि क्या NEP 2020 अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और शिक्षा को संरक्षित रखने में सक्षम है या नहीं। दूसरी बात, क्या ये अल्पसंख्यक समुदाय विजन या NEP 2020 को मानेंगे या नहीं मानेंगे, और मानेंगे तो आखिर उनके मूल बिंदुओं का संरक्षण कैसे होगा। यह बड़ा प्रश्न भविष्य के लिए समीक्षा के लिए खड़ा है। दूसरी बात, न्यायिक निर्णयों का प्रभाव क्या हो। समस्या यह है, सरकार और न्यायपालिका के विभिन्न निर्णय का अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता और शिक्षा नीति पर प्रभाव लगातार, कभी कहते हो हाँ, कभी कहते हो ना, कभी और कुछ, कभी और कुछ। तो इससे कुछ नहीं, कौन कौन से निर्णय अल्पसंख्यक शिक्षा को प्रभावित कर लेंगे, इसको लेकर एक स्पष्टीकरण जारी होना चाहिए। तीसरी बात, सरकार ने जो अलग अलग अल्पसंख्यक समुदाय के लिए योजनाएं बनाई हैं, योजनाओं में प्रधानमंत्री सुधोन्नति योजना, जिसे PMUSP कहते हैं, जो अल्पसंख्यक छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में शोध छात्रवृत्ति प्रदान करती है। दूसरी बात, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, जो उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। तीसरी बात, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, जो अल्पसंख्यक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। समस्या इस बात को लेकर है, क्या इन योजनाओं का अल्पसंख्यक समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। क्या नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है या नहीं। क्रियान्वयन कितना अच्छा हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कि इनके मूल आंकड़े अब तक कितने प्रस्तुत किए गए, ये बड़ी बात। एक और समस्या आएगी, जैसे मदरसा है, मदरसा शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के समावेशन पर समीक्षा क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि NEP कहती है आधुनिक शिक्षा, मदरसा कहता है ट्रेडिशनल शिक्षा। दूसरी बात, क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, तो आखिर उसका आधार क्या हो। अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षणिक संस्थानों में भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष उपाय कौन सी जरूरी है। तो इन सारे बीच के समस्याओं को अगर देखें, यह है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी आज भी अपेक्षाकृत बहुत कम है। इसके लिए जो भी न्यायालय है, जो भी संस्थानें हैं, वो इसके कारण और समाधान को समीक्षा करे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज भी देखें तो कई आंकड़े हैं, मैं कभी अल्पसंख्यक की चुनौतियों पर एक आध वीडियो बनाऊंगा, उसमें आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। निष्कर्षता मैं यही कहूंगा कि नवीन समीक्षा का पुनरावलोकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह सुनिश्चित करेगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यायिक निर्णय, सरकारी नीतियों अल्पसंख्यक समुदाय के संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप है या नहीं। दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि अल्पसंख्यकों की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कदम कौन कौन से उठाए जा रहे हैं और उठाए जा सकते हैं। तीसरा है, यह भी परखा जाएगा कि सरकारी योजनाओं और नीतियों अल्पसंख्यकों के लिए प्रभावी साबित हो रही है या नहीं। चौथी जो समीक्षा की जरूरत है वो ये है कि संस्कृति, भाषा और धार्मिक पहचान के संरक्षण के लिए नीतिगत निर्णय लिए जा सके या नहीं। वस्तुतः मैं यही कहूंगा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण को लेकर समय समय पर सरकार को समीक्षा करना भी आवश्यक है, ताकि भारत एक बहुलतावादी और एक लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के साथ साथ जो अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक सर्वोच्चता को पूरे दुनिया में स्थापित किया हुआ है, उसे लंबे समय के लिए हम बरकरार रख पाए। और AMU जैसे विवाद जो अभी वर्तमान में उठे हैं, चाहे वो AMU में होली खेलने की बात हो या किसी और चीज की, तो मुझे लगता है एक समरसता और भाईचारे के राष्ट्र में सभी एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसे विवादों को आपसे सहमति से निपटाएं या उसे सॉल्व करें, ना कि किसी प्रदर्शन और ना किसी फुहड़ता के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।